तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी हेड कांस्टेबल, एएसआई कंप्यूटर, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आज हम कवर करेंगे जीके, जीएस, एमपी जी के करंट अफेयर के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो रिसेंट में एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं। और ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, यानी कि इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जीके, जीएस, करंट अफेयर हम करवा चुके हैं, तो उसको भी आपको देख लेना है। चैनल के अंदर डिप्टी जेलर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के देखेंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी कल ही हमने मैथ का भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराया है, जिसमें जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं वो सभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाए हैं। हर जो आपका प्रश्न है अलग अलग टॉपिक का है और हर टॉपिक की अलग अलग शॉर्टकट जो है ट्रिक्स दी गई है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। कैसे हम 5 सेकंड में किसी भी सवाल को कितनी जल्दी कर सकते हैं, वो सब कल वाली वीडियो में बताया गया, तो वो भी आप लोग जाकर के देख लेना। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और ये जो प्रश्न होंगे वो 100 परसेंटाइल में लाने वाले प्रश्न होंगे। जैसा कि आपको पता है एमपी एसबीएफ परसेंटाइल पर कार्य कर रहा है, यानी कि भाई 99 परसेंटाइल वालों को का भी जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपको 100 परसेंटाइल में ही आना पड़ेगा। अब 100 परसेंटाइल का ये मतलब नहीं है कि 100 में से 100 नंबर आपके आने चाहिए, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं उसके टॉप 20 लोगों में आपका नाम आना चाहिए, यानी कि ऊपर की जो 20 लोग होंगे, जो टॉपर्स होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। बस इतना अपने दिमाग में रखिए, इस हिसाब से आप तैयारी करिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एपटेक रिसेंट में कैसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आते हैं। सभी प्रैक्टिस सेट आप उठा करके देखेंगे तो रिसेंट में जो 2025 में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको ही आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो फिर से ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसको शेयर करना, लाइक करना, ये हम बार बार बोलेंगे नहीं, ये आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न लिखे हुए मिलेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है, देखो प्रश्न थोड़े से जो कठिन प्रश्न है उनको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो बाकी लोग तुक्का लगाते हैं फिर छोड़ते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट सही करना है, तभी आप उन टॉप 20 या फिर टॉप 25 लोगों में आ पाएंगे जिनका सिलेक्शन होने वाला है हर शिफ्ट से, ठीक है। तो इसी तरह से अपन भी तैयारी करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान गढ़ा मंडला क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, अंततः बंदी बनाए जाने पर स्वयं को शहीद कर लिया था? वो कौन से इनमें से शासक थे, बताइए। राजा शंकर शाह, कुंवर चैन सिंह, भीमा नायक या फिर खाज्या नायक, बताइए इनमें से कौन थे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजा शंकर शाह जो हैं वो 1857 के विद्रोह के दौरान गढ़ा मंडला से इन्होंने कमान संभाली थी। चलिए अब इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। देखिए ये रहा इसका डिटेल। देखिए तो गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने जबलपुर गढ़ा मंडला क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने उन्हें तोप के मुंह से बांध करके उड़ा दिया था। ऐसे ही आज़ादी नहीं मिल गई है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, जिन्होंने शहादत दी है तब हमको आज़ादी मिली है। उनमें से एक हैं राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जो मध्य प्रदेश के गढ़ा मंडला क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है। 18 सितंबर 1857 को उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और तोप के मुंह पर बांध करके तोप चला दी थी, जिससे वो शहीद हो गए थे। तो पहला प्रश्न क्लियर हुआ, अच्छे लेवल का प्रश्न था। इन सभी प्रश्नों को आपको करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, आपने देखा है कि हम जो प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं या फिर जो भी नोट्स तैयार कर रहे हैं वो एपटेक के रिसेंट पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार कर रहे हैं। इसी वजह से चाहे वो एमपी आबकारी हो, एमपीएसआई हो या फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, हमारे नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं। इसीलिए हमने हेड कांस्टेबल और डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी के भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। ये सभी नोट्स आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आपको एमपी हेड कांस्टेबल, एएसआई कंप्यूटर के नोट्स चाहिए, जिसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के और कंप्यूटर भी साथ में आपको मिलेगा, तो ये नोट्स आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आपको एमपी डिप्टी जेलर या फिर जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड के नोट्स चाहिए, तो ये भी आपको एमपीजी के जीएस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको 189 रुपए में मिलेंगे। कैसे प्राप्त करना है, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 70525471
7003। अभी ये नंबर आपको बहुत जगह पर मिल जाएगा, पूरे प्रैक्टिस सेट में ये नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। जैसे ही आप ये स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करेंगे, तुरंत ही तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स और ये सारे प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं ये भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको उस एग्जाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे सारी नोट्स मिलते रहेंगे। आपको पेमेंट करने के बाद में जो स्क्रीनशॉट भेजें उसके नीचे लिख देना, सर हमें हेड कांस्टेबल की नोट्स चाहिए, हमें जेल प्रहरी डिप्टी जेलर के नोट्स चाहिए। तो जो भी नोट्स आप लेंगे आपको वो नोट्स तुरंत की तुरंत सेंड कर दिए जाएंगे। कोई ऐप वगैरह कुछ नहीं डाउनलोड करना है, डायरेक्ट पेमेंट कीजिए, डायरेक्ट नोट्स लीजिए, सीधी सी बात, ठीक है। और जो इस क्यूआर पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्यूआर पर पेमेंट नहीं करना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे कि सर हमें जो है फोन पे नंबर दे दीजिए। ये देखिए व्हाट्सएप नंबर, सर हमें फोन पे नंबर दे दीजिए, तो आपको फोन पे नंबर मिल जाएगा। फोन पे पर पेमेंट करके अपने नोट्स तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपको आगे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। बस यही आपसे उम्मीद है कि आप इसको शेयर करेंगे, सभी दोस्तों तक पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक और कठिन प्रश्न है। होलकर वंश की राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित करने के पश्चात किस वर्ष मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये एमपीएसआई अभी 2026 में पूछा गया है। बताइए किस वर्ष मंदसौर में, मतलब कि मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1805 में, 1817 में, 1818 में या फिर 1823 में? सही आंसर हो जाएगा 1818, ऑप्शन नंबर सी। 1818 में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी। देखिए ये रही इसकी डिटेल जानकारी। तो यहाँ पर हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में 6 जनवरी 1818 को मल्हार राव होलकर सेकंड और अंग्रेजों के बीच में मंदसौर की संधि हुई। इसी संधि के तहत होलकर रियासत ने अपनी स्वायत्तता यानी कि अपनी जो स्वतंत्रता थी उसको खो दी और ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लिया। देखो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें जो मराठे हैं उनकी बुरी तरह से कह सकते हैं पराजय हुई थी। बहुत वीर वीर जो सूरमा थे जो है वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद में इनको संधि करनी पड़ी और वो संधि थी मंदसौर की संधि, जिसके बाद में होलकर रियासत ने अपनी पूरी स्वतंत्रता खो दी और अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पगल्या। पगल्या मध्य प्रदेश के किस अंचल का एक पारंपरिक लोक चित्रकला शैली है? पहली बात तो पूछते हैं भाई पगल्या क्या है, तो ध्यान रखना पगल्या एक लोक चित्रकला शैली है। अब पूछे किस अंचल की शैली है? बुंदेलखंड की, बघेलखंड की, मालवा की या फिर निमाड़ की? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निमाड़ की। यह एक लोक चित्रकला शैली है। किस क्षेत्र की? निमाड़ क्षेत्र की। देखिए पगल्या निमाड़ अंचल में पहले बच्चे के जन्म के अवसर पर या शुभ कार्यों में बनाया जाने वाला एक रेखांकन है। इसको दीवार पर ऐसे जो है बनाते हैं, गोबर जो गाय का गोबर होता है उससे इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। यह पद चिन्हों का प्रतीक माना जाता है कि जो भी नई संतान जो पैदा हुई है, नव जीवन जिसको मिला है, उसके पद चिन्हों को यहाँ पर जो है बनाया जाता है दीवार पर गोबर की मदद से। इसी को हम कहते हैं पगल्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को शहीदों की भूमि कहा जाता है और जहां कुंवर चैन सिंह की छतरी भी स्थित है? दो आपको क्लू दे दिए हैं। पहली बात उसको शहीदों की भूमि कहते हैं, दूसरी बात कुंवर चैन सिंह की छतरी भी वहां पर स्थित है। राजगढ़ होगा, सीहोर होगा, रायसेन होगा या फिर विदिशा होगा? क्या होगा मेरे भाई आंसर? आइए देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सीहोर हो जाएगा। तो देखिए नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है, ये भी अभी पूछा गया था एमपी आबकारी में, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे इनमें से किसको कहते हैं? तो राजकुमार कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है, ठीक है। 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा बाग मैदान में अंग्रेजों से लड़ते हुए वे शहीद हुए थे। वहीं उनकी छतरी भी बनी हुई है, कहां पर? सीहोर में, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न ये आपका जो है पॉलिटी का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो एमपीपीएससी है या फिर यूपीपीसीएस है, इनके जो अध्यक्ष होंगे इनको किस मतलब कि आर्टिकल के अनुसार हटाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 315 अनुच्छेद, अनुच्छेद 316, 320 या फिर 317। कौन से आर्टिकल के तहत हम राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकते हैं? प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 317 के अनुसार हम एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर झारखंड पीसीएस के जो अधिकारी, जो अध्यक्ष होते हैं, उनके अध्यक्ष को हटा सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल में अनुच्छेद 317 में दिया गया है। क्या दिया है वो देख लो।
अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान रखना, केवल राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है, जबकि उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। आपको लगता है नियुक्ति राज्यपाल ने की है तो हटाएगा भी राज्यपाल, लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल नहीं हटाते हैं, गवर्नर नहीं हटाते हैं, इनको प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको अब इसके बाद में साइंस का प्रैक्टिस सेट आएगा और कल वाला प्रैक्टिस सेट मैथ का जरूर देखना। सारे हमने प्रश्न जो है वो ट्रिक के द्वारा कराए हैं, शॉर्ट ट्रिक से, बहुत बेहतरीन ट्रिक्स कल हमने आपको दी हैं, तो जरूर देखना कल वाली वीडियो, है ना। चलिए, त्रिपुरी, जहां कांग्रेस का ऐतिहासिक 52वां अधिवेशन हुआ था, आपको याद होगा 52वां अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर में। वहां पर क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के समर्थक थे, यानी गांधी जी ने ये कहा था कि भाई ये गांधी जी की, मतलब ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये गांधी जी की हार है। इस वजह से, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ज्यादा मतलब कि कहते हैं सम्मान करते थे गांधी जी का, तो बाद में इन्होंने अपने इस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी, है ना। तो ये सारी चीजें त्रिपुरी में हुई थी, मध्य प्रदेश में। ये एक ऐतिहासिक कह सकते हैं अधिवेशन था, ठीक है। तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है, यानी कि त्रिपुरी जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहां पर आता है। कटनी, जबलपुर, रीवा, नरसिंहपुर। सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। अभी हमने आपको बताया है त्रिपुरी जो है वो जबलपुर में स्थित है। चलिए, यहां पर कुछ फैक्ट हैं वो देख लीजिए। 1939 में जबलपुर के त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन था, 52वां, ये भी पूछा गया है। एमपी पुलिस एसआई में ही पूछा गया है 52वां वाला कि कौन सा अधिवेशन था त्रिपुरी का जो ऐतिहासिक अधिवेशन था। 52 नंबर का था। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष पद जीता था। इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाद में पूरी बात हमने आपको बता दी। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, कांग्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, वर्ष 2025 की घोषणाओं के अनुसार, करंट अफेयर का ये प्रश्न है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का मुख्य केंद्र विकसित करने की योजना है। देखो 2025 में योजना थी, 2026 में इसको बना लिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अभी जनवरी की करंट अफेयर हमने डाल दी है, आप जाकर के देख लेना। उसमें हमने इंडिया करंट अफेयर और एमपी की करंट अफेयर दोनों को मिलाकर के लगभग 85 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ में कवर किया है। 85 एमसीक्यू कवर किए हैं इसी तरह से डिटेल में। उसकी भी पीडीएफ आपको साथ में मिलेगी। जब आप नोट्स लेंगे तो जनवरी की पीडीएफ मिलेगी। जैसे ये फरवरी खत्म होगी वैसे ही हम फरवरी की भी करंट अफेयर की पीडीएफ वहां पर डाल देंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कहां पर थी भैया, तो ये आपके भोपाल में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा केंद्र जो है विकसित करने की योजना चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। अब ये 2025 में चल रही थी, इसलिए एमपीएसआई में पूछा गया था, है ना, करंट अफेयर। लेकिन आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल को केंद्र बनाकर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों जैसे कि खजुराहो, रीवा, उज्जैन को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए इस सेवा का विस्तार 2024-25 में किया है और ये 2026 में कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश को किस वर्ग यानी कि भाग सी में कब जोड़ा गया था। ये प्रश्न अभी रिसेंट में पूछा गया था एमपी एएसआई के एग्जाम में, और एमपी एसआई में तो ये 2 से 3 बार पूछा गया था। हमने अपने एग्जाम एनालिसिस में करवाया भी था। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि सर ने 2 से 3 बार इस प्रश्न को बार बार रिपीट किया था। भाई ये भाग सी वाला बहुत पूछ रहे हैं, तो विंध्य प्रदेश को भाग सी में कब जोड़ा गया था। टाइमिंग आपसे पूछ रहे हैं 47, 48, 1950, 1952। सही आंसर हो जाएगा 1950। आइए देखते हैं। तो 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन 38 रियासतों को मिला करके हुआ था। 48 में गठन हुआ। 1 जनवरी 1950 को इसे भाग सी राज्य बनाया गया और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी रीवा थी। ये भी पूछा गया था विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, एमपीएसआई में शुरुआत में आया था, एकदम शुरू वाले शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो रीवा थी विंध्य प्रदेश की राजधानी। 1950 में पार्ट सी में इसको शामिल किया गया था। चलिए 9 नंबर देखते हैं। बधाई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ये बधाई नृत्य भी पूछा गया था, कांस्टेबल में भी, आबकारी में भी और एसआई में भी। सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में बधाई नृत्य फेमस है। अब चलिए देख लेते हैं। बधाई नृत्य बुंदेलखंड अंचल में खुशी के अवसर जैसे कि जन्म, विवाह आदि पर किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र मृदंगम की जो है प्रमुखता होती है। तो ध्यान रखना, बधाई में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो बधाई में मृदंग बजाया जाता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है मेरे भाई। चलिए 10 नंबर देखिए।
चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, यह किस नदी के द्वारा निर्मित है? कौन सी नदी चित्रकूट जलप्रपात को बनाती है? चलिए देख लेते हैं, ये आपका स्टैटिक का प्रश्न हो जाएगा। मंदाकिनी, इंद्रावती, जोहिला या फिर बीहड़, कौन सी नदी चित्रकूट जलप्रपात बनाती है? सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। देखिए, तो यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। पहली बात कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। स्टैटिक जीके का यह प्रश्न बन जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सीमाओं से जुड़ा होने के कारण यह एमपी के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट सतना में बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ, कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती नदी बनाती है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। बात अगर मंदाकिनी नदी की कहें तो ये आपके एमपी की नदी है और ये सतना में बहती है। ये भी पूछा गया था अभी कि मंदाकिनी नदी किस जिले में बहती है मध्य प्रदेश की, तो सतना जिले में बहती है, ध्यान रखना है आपको। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो ये कितनी बार पूछा गया है, कांस्टेबल में भी पूछा था, आबकारी में भी पूछा था कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ये एशिया का पहला जो है फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये हालांकि सबको ही पता होगा, एमपी में है। एमपी में ग्वालियर में है। आप जो वहाँ क्या कहते हैं, गोले का मंदिर वाला जो एरिया है, उस तरफ जब जाते हैं, स्टेशन से गोले के मंदिर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर LNIPU पड़ता है। ठीक है, देख लेना, हम भी कई बार गए हैं तो हमको ये आइडिया है, हमने देखा भी है। तो ये हो जाएगा आपका ग्वालियर में। ग्वालियर में LNIP स्थित है, यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका एक बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया था LNIPE का, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, तो यह भारत और एशिया का शारीरिक शिक्षण संस्थान का पहला संस्थान है। पूरे भारत का भी पहला है और पूरे एशिया का भी पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। स्थापना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद में 1957 में की गई थी। क्या आप हमें बताएंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की छतरी ये कहाँ पर स्थित है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कई बार हमने आपको बताया भी है, तो बताइए। वहां पर अमर ज्योति हमेशा जलती रहती है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कहाँ पर है ये इनकी छतरी। चलिए आगे देखिए, सिंधिया रियासत के किस शासक ने राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित किया था? कौन से शासक ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की और ये सिंधिया रियासत के शासक थे? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया या फिर माधव राव सिंधिया। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दौलत राव सिंधिया ने। ठीक है, तो 1810 में दौलत राव सिंधिया ने सुरक्षा और सामरिक कारणों से राजधानी को उज्जैन से बदल करके ग्वालियर कर दिया था। तो ग्वालियर राजधानी लाने का श्रेय किसको जाता है? दौलत राव सिंधिया को जाता है। चलो, किलों का जिब्राल्टर ये कौन से किले को कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है, सब लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार कमेंट कर देंगे तो एकदम रिफ्रेश हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। बताइए कौन से किले को किलों का जिब्राल्टर कहते हैं? ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान, पॉलिटी का प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338A ये किससे संबंधित है? जहां पर भी आपको ABCD ऐसा लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए ये ओरिजिनल जो संविधान है उसमें नहीं था, इसको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो बताइए 338A किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अब ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आइए वो देख लेते हैं। तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, टाइमिंग क्या है? 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 जोड़ करके पृथक यानी अलग से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। इसकी टाइमिंग ध्यान रखना, 89वां संविधान संशोधन है, 2003 में किया गया था। 338A वाला जो है ये जोड़ा गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आगे बढ़े भाई, 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये एरण सागर से प्राप्त हुए हैं। अभी MPSI प्री में पूछा गया था, MP आबकारी में भी पूछा गया था। सर आपको ये कैसे पता कि ये पूछा गया था? तो हमें पता है क्योंकि हम हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं। आप जाकर के देख सकते हैं, सर्च करना, कोई भी एग्जाम हो, आपका MP आबकारी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, MPSI ASI हो, सर्च करना MPASI एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। हर दिन का एनालिसिस करवाते हैं तो हमको ये आइडिया रहता है कि कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका एरण सागर वाला हो जाएगा। देखिए 510 ईस्वी के एरण अभिलेख, भानुगुप्त का अभिलेख इसको कहते हैं, से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, जहां गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गोपराज की मृत्यु हो गई तो इसकी वजह से इसकी जो पत्नी थी वो भी इसके साथ में सती हो गई, और ये भानुगुप्त के अभिलेख में जो है लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। रोज शाम को 4 बजे ये वीडियो आपके पास में आ जाया करेगी। कल हमने 4 बजे मैथ की वीडियो अपलोड की थी, आज 4 बजे आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है, कल 4 बजे साइंस की वीडियो आ जाएगी। चलिए
उद्देश्य हमारा एक ही है कि जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो 100 परसेंटाइल में आए, अपनी शिफ्ट में टॉप 25 लोगों में रहें, जिससे कि उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के किस शब्द से हुई है जिसका अर्थ धनुष होता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका बिल, बिल या फिर बील। ठीक है, बिल या फिर बील, दोनों को द्रविड़ भाषा में क्या कहते हैं, धनुष कहते हैं। बील का अर्थ होता है धनुष और इसी शब्द से भील की उत्पत्ति हुई है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो बिल्ल शब्द का अर्थ धनुष होता है। भील जनजाति अपनी धनुर्विद्या के लिए विश्वविख्यात है, इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना, भील जनजाति धनुष विद्या में पारंगत होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको जो है भील नाम दिया गया है, क्योंकि बिल्ल का अर्थ धनुष होता है। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है, वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित श्री 2025 में श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है। ये कई बार पूछा गया है कि श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, हालांकि 2025 में मध्य प्रदेश में घोषित की गई है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा पहले भी इसको बनाया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके लिए स्टार मार्क वाला प्रश्न रहेगा। श्री अन्न का अर्थ है मोटे अनाज, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। तो ये आपका हो जाएगा मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स। ठीक है, देखिए, तो कोदो कुटकी यानी कौन कौन से इसमें आते हैं, कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बोनस देने के लिए श्री अन्न योजना पर विशेष जोर दिया गया है। आपसे यही पूछेंगे, श्री अन्न योजना किससे संबंधित है, तो मोटे अनाजों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अहीर जनजाति के द्वारा बिरहा लोक गायन प्रस्तुत किया जाता है, यानी बिरहा लोक गायन कहाँ का फेमस है, ये आपसे पूछ रहे हैं। मालवा, बघेलखंड, निमाड़ या फिर चंबल, कौन से अंचल का प्रसिद्ध है, कौन सा जो अहीर जनजाति के द्वारा किया जाता है बिरहा लोक नाट्य, कहाँ का फेमस है ये। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र का बिरहा फेमस है। अब चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो बिरहा बघेलखंड का एक विरह प्रधान गायन है, जिसमें अहीर और गड़ैया जनजाति के लोग विशेष रूप से खेतों में पशु को चराते समय गाते हैं। एक बार यही पूछा गया था कि पशुओं को चराते समय गाए जाने वाला गायन उनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर बिरहा था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, बिरहा कहाँ पर गाया जाता है, मध्य प्रदेश में गाया जाता है। बघेलखंड के लोग गाते हैं, अहीर जनजाति और गड़ैया जनजाति के लोग पशुओं को चराते वक्त गाते हैं। जैजाग भुक्ति किस प्रसिद्ध जो प्राचीन क्षेत्र है इसका ऐतिहासिक नाम है, तो जैजाग भुक्ति के नाम से किसको जाना जाता है, बुंदेलखंड को हम जैजाग भुक्ति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, वो भी देख लीजिए। चंदेल वंश के राजा थे जेजा, जेजा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जैजाग भुक्ति पड़ा था। खजुराहो इसकी राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी खजुराहो कहाँ पर आती है, तो अभी खजुराहो छतरपुर जो है जिला के अंतर्गत आती है। चलिए 19 नंबर देखिए, 25 प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिए, तो हालांकि 20 प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं, मतलब कि 5 जो है सेट बनते हैं आपके, 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन जीके जीएस के 25 प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे हर बार। चलिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, ये आपका इंडियन पॉलिटी से है। तो कुल 29 विषय जो है वो पंचायती राज्यों के लिए जो है मतलब पंचायती राज सूची में शामिल किए गए हैं, और ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। पंचायतों के लिए 29 विषय हैं। देखिए पूरा इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 विषय हैं। तो ध्यान रखना, जो पंचायत वाले हैं उनको 29 विषय दिए गए हैं, और जो नगर पालिकाएं हैं इनको 12वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, और इनके लिए 18 विषय हैं। दोनों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी मेरे भाई। चलिए 20 नंबर देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1955 में, 73 में, 80 में, 74 में। सही आंसर 1974 हो जाएगा। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और 1974 में ही ये टाइगर रिजर्व वाली परियोजना भी चालू की गई। देखिए, तो कान्हा को 1993 में अभ्यारण्य बनाया गया, 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया, 55 में नेशनल पार्क बनाया गया, और 74 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाया गया था। यह एमपी का पहला टाइगर रिजर्व था, और 1974 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है, ये कान्हा वाला अलग अलग से पूछा जाता है। कहते हैं भाई अभ्यारण्य कब बनाया, तो 1933 में बनाया। भाई नेशनल पार्क कब बनाया, 1955 में बनाया। टाइगर रिजर्व कब बनाया, 1974 में बनाया। ये तीनों डेट्स आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, कालिदास एकेडमी की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई है। सबको पता है, उज्जैन में कालिदास एकेडमी की स्थापना की गई है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो कालिदास एकेडमी की स्थापना कब की गई, ये पूछा जाता है। 1978 में की गई थी, और उज्जैन में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना
मिल जाते हैं ना। और पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में। हर सब्जेक्ट की आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और ये डेली प्रैक्टिस सेट आएगा। आप बस सहयोग करते रहना, शेयर करते रहना, लाइक करते रहना। सोन नदी मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है? हमने आपको कई बार बताया कि मैकल पर्वत श्रेणी अमरकंटक पठार है और ये बहुत बार पूछा गया था। अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुए ना, यहाँ से ये प्रश्न बहुत पूछा था। आपका अमरकंटक वाली जो भी नदियां हैं, जैसे सोन नदी हो गई, ठीक है, इधर आपकी नर्मदा बहती है, तो ये नदियां बहुत पूछी गई थी। तो हम आपको बार बार बताते थे कि यहाँ से दो नदी निकलती है, एक निकलती है नर्मदा और ये बहती चली जाती है यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती है, अरब सागर में जाकर के ये गिर जाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। यहीं से सोन नदी निकलती है। सोन नदी इधर पूर्व की तरफ बहती है और ये पटना बिहार में जाकर के गंगा में जुड़ जाती है। गंगा अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सोन नदी एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहीं से आपको मुल्ताई से एक और नदी निकलती है, इसे हम ताप्ती नदी कहते हैं। ये नर्मदा के समानांतर बहती हुई और रिफ्ट वैली का निर्माण करती हुई, दोनों नदियां रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। रिफ्ट वैली का निर्माण करती हुई ये भी जाकर के अरब सागर में गिर जाती है और ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये पूरे पॉइंट आपको याद रखने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सी ऐसी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़, ठीक है। तो चंबल अंचल की ये नदी है। बताइए बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? बड़े बड़े खड्ड होते हैं जिनको हम बीहड़ कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो सोन नदी अमरकंटक मैकाल श्रेणी अनूपपुर से निकलती है। यह गंगा की दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी है। एक बार ये पूछा गया था कि सोन नदी गंगा में किस सिरे से मिलती है? तो गंगा में दक्षिणी सिरे से मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी, ये भी अभी पूछा गया था एमपी एएसआई में और एमपी एसआई में भी पूछा गया था। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। चलिए देख लीजिए। तो होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम जिले में स्थित पचमढ़ी को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है, वो यहीं पर पाई जाती है। और यहाँ पर जो सनसेट है, वो सनसेट देखना बहुत ही फेमस है। यहाँ का सनसेट यानी सूर्य को डूबते हुए देखने के लिए लोग यहाँ से दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्टैटिक जीके का प्रश्न है। तो ये थे एम हिदायतुल्लाह, जो बाद में जाकर के जो है उपराष्ट्रपति भी बने हैं भारत के। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, पहले वाले, ठीक है। तो एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उपराष्ट्रपति भी बने थे, दोनों बने थे, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बावन थड़ी या फिर बावनी थड़ी सिंचाई परियोजना स्थित है, जो महाराष्ट्र के साथ में संयुक्त परियोजना है? इस बार कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज करते हैं। अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में देखा गया कि परियोजनाएं एवं उनसे कितनी बिजली उत्पादन की जाती है, ये प्रश्न बहुत पूछ रहे थे, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया था, है ना, आप लोग जाकर के देख लेना। तो आज इस बार जैसे आपका एमपी जेल पहरी आएगा, कुछ भी नया टॉपिक पूछेंगे उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो बताइए बावन थड़ी कहाँ पर है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, बैतूल। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बावन थड़ी परियोजना जो है वो बालाघाट जिले में स्थित है। देखिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे राजीव सागर परियोजना भी कहा जाता है। यह बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र में स्थित है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, बावन थड़ी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देते हैं जिन लोगों ने हमारे एमपी पुलिस के नोट्स लिए थे और बेहतरीन नंबर प्राप्त करते हुए अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया और फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 85 नंबर इनके आए हैं। इन्होंने एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट नोट्स लिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे नोट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। 85 नंबर आए हैं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया। एमपी तो पूरी की पूरी फंसी थी, ठीक है। और इन्होंने अपना जो स्कोर कार्ड है ये भी शेयर किया था। एक और भाई है, सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में, सौरभ जी ने बताया था। इन्होंने भी अपना जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर किया था। एक और भाई इनके 81 नंबर आए थे, ठीक है। और कांग्रेस और मतलब कि इन्होंने भी हमारे नोट्स से अच्छे से तैयारी किया था। तो आप लोगों के पास में भी मौका है, अभी भी आपके पास में समय है, नोट्स तुरंत ले लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपको संपर्क कर लेना है। यहीं पर आप मैसेज करके नोट से प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे नंबरों के साथ में क्वालिफाई कर सकते हैं और 100 परसेंटाइल में आ सकते हैं, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो एप्टेक रिसेंट में पूछ रहा है। पुराने प्रश्नों से अब कोई मतलब नहीं है। एप्टेक का जो रिसेंट पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए उसी को क्रैक करना है और उसी के एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है। कल मैथ वाली वीडियो कराई थी, जाकर के जरूर देख लेना। और आज आपके लिए जीके जीएस, अगली वीडियो साइंस की आने वाली, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिए कि ये आपको क्लास कैसी लग रही है। ऐसे ही चलती रहनी चाहिए या फिर किसी भी प्रकार के चेंजमेंट की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।